हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं भारतीय राज्य की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक हमने प्राचीन भारत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था ये दो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ले चुका हूँ तथा इनको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको अपलोड किया जा चुका है। आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट की सूची में आप इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री तथा इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट सर्च करके वहाँ से हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज हम भारतीय राज्य अर्थात इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इंडियन पॉलिटी के लिए कोई बुक नहीं लिया है तो आप आज ही या जितनी जल्द हो सके आप बुक ले लें। और आपको कौन सा बुक लेना है तो आपको एम लक्ष्मीकांत बुक फॉलो करना है। मैं आपको एम लक्ष्मीकांत ही सजेस्ट करूँगा। अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स सेगमेंट में कोई एक स्पेसिफिक बुक मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पर मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप एम लक्ष्मीकांत ही पढ़िए। और एम लक्ष्मीकांत के अलावा मैं किसी और बुक को नहीं सजेस्ट करूँगा। इवन कि मैं बियर एक्ट भी अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बट बियर एक्ट को भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने लिए बियर एक्ट पढ़िए, चूँकि बियर एक्ट जो है वहाँ पे आपको बस आर्टिकल्स में जैसा दिया हुआ है बस सेम टू सेम वही भाषा लिखी जाती है। तो वैसी भाषाओं का हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें वहाँ पर आपको एसर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बियर एक्ट में आपको कुछ भी ट्विस्ट करके नहीं दिया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको बियर एक्ट मैं आपको केवल और केवल एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी के नाम से बुक आती है उसको फॉलो करने के लिए कहूँगा। और हाँ, आप एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाने की गलती कभी मत कीजिएगा। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में ही जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन कीजिए। नोट्स बनाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप उसका नोट्स बनाने चलेंगे तो पता चलेगा कि आपने एक दूसरा एम लक्ष्मीकांत लिख लिया। आप डायरेक्ट उसका कॉपी कर लेंगे। एम लक्ष्मीकांत का हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर पैरा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक में ही अंडरलाइन करते चलें या फिर हाइलाइटर यूज करें, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए। और जिन लोगों को ये लगता हो कि इससे बुक गंदी हो जाएगी तो आपको उस बुक को कई सालों तक नहीं पढ़ना है, आपको बस एग्ज़ाम क्लियर करके और जल्दी निकलना है। तो इस वजह से आप उस बुक को एकदम बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए। वो बुक आपके लिए है, आपको पढ़ना है। तो ये आप बुक जो है संचित करने की या फिर लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए ये मोटो लेकर के आप एम लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, डायरेक्ट उसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो सेगमेंट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जब तक संविधान नहीं बना है उससे पहले वाली चीज़ें हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था। उससे पहले ये देखें तो अंग्रेज वगैरह शासन कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली और ब्रिटिश क्राउन इनडायरेक्टली शासन कर रहा था। उससे पहले जो था वो मुग़ल राज व्यवस्था थी। तो मुग़लों से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम से पूछे जाते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा चार्टर एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया एंड सो ऑन, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया है। तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में वो यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन स्टार्टिंग जो मोटो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो केवल और केवल व्यापार था। तो व्यापार का जो इनको ट्रेडिंग राइट्स मिला था, जो व्यापार का एकाधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किसके द्वारा मिला था? तो ये भी क्वेश्चंस आपसे कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिला है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी रेलवे वगैरह में भी पूछा गया है।
तो ये आप एलिजाबेथ प्रथम याद रखिएगा। और ये समय था 1600 ईस्वी। आपसे ईस्वी सन नहीं पूछा जाएगा, किससे मिला ये पूछा जा सकता है। तो रानी एलिजाबेथ प्रथम आप याद रखिएगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट्स पे आते हैं। तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पलासी की युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद जो है आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ले लिए थे। तो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें आपको बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इन 3 राज्यों की दीवानी राइट्स ले लिए गए थे। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में लिया। तो दीवानी अधिकार होता क्या है और दीवानी अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार हैं? तो जो मामले होते हैं वो 2 तरीके के मामले होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं और दूसरा फौजदारी मामले होते हैं। तो दीवानी मामले में हम लोग राजस्व रखते हैं तथा सिविल जो नागरिक वगैरह, नागरिक संहिता वगैरह, ये हम लोग दीवानी मामले में रखते हैं। तो नागरिक मामले तथा राजस्व मामले इन दोनों को हम लोग दीवानी राइट्स में रखते हैं और फौजदारी मामले में क्रिमिनल एक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, आपराधिक मामले वगैरह जो होते हैं वो हमारे फौजदारी मामले में आते हैं। तो दीवानी राइट्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा 1765 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये था क्या वैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कार्य करेगी इसको रेगुलेट करने के लिए। तो और इसको लाया कौन? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो उस टाइम ब्रिटेन में थी, उस पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। किस लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि 1740 में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई थी। आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ 1740 में, जिसमें कि अंग्रेज़ों की हार हुई थी। प्रथम युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो प्रथम युद्ध में जब अंग्रेज़ों की हार हो गई तो उसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश की संसद ने, ब्रिटिश की सरकार ने अपनी सेना वहाँ से ब्रिटेन से भारत में भेजी ताकि वो फ्रांस से लड़ाई कर सकें। तो यह जो सेना भेजी गई थी यह कोई मुफ्त में नहीं भेजी गई थी। इस सेना के बदले में उनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ चार्ज वगैरह लिए जाते थे। तो और इससे पहले जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी, ट्रेड से उनको काफ़ी बेनिफिट होता था और अब उस बेनिफिट का हिस्सा लग गया। इसके अलावा जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे कि एक तरफ तो अपना निजी व्यापार भी करते थे और दूसरी तरफ कंपनी का भी व्यापार करते थे। दोनों ही चीज़ें होती थी कि निजी व्यापार भी देखते थे प्लस अपना कंपनी का व्यापार देखते थे। तो इससे क्या हुआ कि करप्शन होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगे। हुआ क्या कि अगर कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कोई चीज़ ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, तो वो गए तो भाई सरकारी खर्चे से, और जो बेनिफिट हुआ वो अपने निजी हाथों में दिखा दिए। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को लॉस होने लगा, कंपनी घाटे में चलने लगी। तो कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, कुछ पूंजी की ज़रूरत पड़ी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। तो कंपनी ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव रखी कि 1 लाख पाउंड उन्हें अमाउंट चाहिए ट्रेड को और इंक्रीज करने के लिए। तो इस टाइम तक जो था ब्रिटेन में, तो यहाँ से जो ऑफिसर्स रिटायर होकर के जाते थे वो काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल वहाँ पर जीते थे। इवन कि वो वहाँ के सांसदों से भी, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, उनसे भी अच्छी लाइफ स्टाइल वो जीते थे। तो कंपनी के, वहाँ की पार्लियामेंट ने, वहाँ के सांसदों ने यह देखा कि ये हमसे अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और कंपनी को घाटे में दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ न कुछ इनके बीच भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ न कुछ ये गलत कर रहे हैं। तो इस वजह से जब इन्हें पैसा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हेल्प दी गई 1 लाख पाउंड की, तो उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि कंपनी को रेगुलेट
ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स लाएगी और वही एक्ट्स जो है सबसे पहले हम लोग को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम पर देखने को मिला है। तो ये रीज़न था कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया। ये रीज़न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको याद रखने के लिए ये इजी पड़ेगा, और जब आपको मेंस में आंसर लिखना होगा तो वो ये रीज़न आपको काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको ये स्टोरी सुना दी। तो अब हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे। तो इसमें ये जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने या रेगुलेट करने का पहला कदम था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी पार्लियामेंट ने कंट्रोल करने का एक्शन नहीं लिया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए पहला कदम। इसके बाद जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और इसी के साथ ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहलाएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर अर्थात गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये दोनों वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम जो था, जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल था, तभी ये एक्ट आया, और जिससे ही एक्ट आया तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी टाइम आपका वारेन हेस्टिंग्स था, उसी टाइम एक्ट आया, तो ये अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल भी हुआ और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो एक कार्यकारी परिषद था, गवर्नर के पास एक कार्यकारी परिषद था। गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग के लिए, कि वो गवर्नर जनरल कैसे कार्य करेगा, कैसे शासन करेगा, इसमें सहयोग के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में गवर्नर जनरल के अलावा 4 मेंबर रखे गए थे, इसको याद रखिएगा। तो मैं इसको 4+1 लिख रहा हूँ। ठीक है, 4+1 अर्थात 4 मेंबर और एक गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये पांचों मिलकर के शासन व्यवस्था को देखते थे। तो ये पांचों जो थे ये कार्यकारी परिषद के सदस्य हो जाते थे। ठीक है, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। तो ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब की गई? तो 1774 ईस्वी में। 1 साल लग गया स्थापना करने में। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस में अगर आए कि किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टिक करना होगा, और अगर आएगा कि कब की गई तो 1774 ईस्वी में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, तो उन लोगों को 3 मामले ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, ब्रिटिश संसद के साथ शेयर करने थे। ये कौन कौन से मामले थे? तो आपको राजस्व मामला था, नागरिक मामला था तथा सैन्य मामला था। ये 3 मामले आपको ब्रिटिश संसद के साथ शेयर करना होता था। ये तीनों आप याद रखिएगा, राजस्व, नागरिक तथा सैन्य, ये 3 मामले ब्रिटिश संसद के साथ शेयर करनी थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल बंगाल रीजन के लिए था। ऐसा नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए था, जैसा आज के डेट में है वैसा नहीं है। इसके अलावा आपको उस समय तक मुंबई प्रेसिडेंसी था तथा मद्रास प्रेसिडेंसी था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये 2 आपको उस समय क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश के अधीन थे। तो यहाँ पर भी आपको हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थे। इनका अपना ये था, जैसे कि आज के डेट में है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं। ऐसा नहीं था उस समय। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला अलग था और हाई कोर्ट अपना अलग था।
इसके अधिकार क्षेत्र में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये जो है अपना अलग न्याय व्यवस्था देखेगा। तो ये चीज़ थी उस समय। और ये हस्तक्षेप तभी कर सकता है, अर्थात कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप तभी करेगा जब मद्रास का हाई कोर्ट या फिर बम्बई का हाई कोर्ट कहेगा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, तभी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। वो जब तक वो सजेशंस नहीं मांगेगा, अर्थात जब तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के हाई कोर्ट सजेशंस नहीं मांगेंगे, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये अर्थात इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं था, एकीकृत न्यायपालिका नहीं थी, आज की तरह नहीं था। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्ट जो आया था वो हमारा 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। सेटलमेंट एक्ट में क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी उसको दूर किया गया। सेटलमेंट एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जो भी खामियां थी उसको दूर किया गया, याद रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है पिट्स एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट करके, पिट्स एक्ट 1784। तो पिट्स एक्ट 1784 हम लोग देखते हैं, ये 1784 में आया था। इसको पिट्स एक्ट क्यों कहा जाता है? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो पिट्स थे, तो उनका सरनेम जो था वो पिट था, तो इस वजह से इस एक्ट को पिट्स एक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी जो थी करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही थी, भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें प्रोविजंस वगैरह लाए गए। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि वाणिज्यिक और राजनीतिक मामले, वाणिज्यिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग किया गया। अर्थात पहले कंपनी जो थी वो हमारा ट्रेड भी देखती थी प्लस शासन व्यवस्था भी देखती थी, अर्थात व्यापार और शासन दोनों ही देखती थी। लेकिन अब यहाँ से जो है कंपनी को क्या किया गया कि व्यापार देखने के लिए अलग अथॉरिटी दे दी गई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, वो अब केवल और केवल व्यापारिक मामले देखेंगे। तो व्यापारिक मामले वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए। तो ये वाणिज्यिक मामले और राजनीतिक मामले दोनों को अलग किया गया और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। डायरेक्टर्स की जो कमेटी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, उसके पास वाणिज्यिक मामले रहने दिए गए और राजनीतिक मामले जो हैं वो नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। तो ये नियंत्रण बोर्ड आपको नागरिक तथा सैन्य, नागरिक और सैन्य ये दो मामले देखता था, और ये जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये केवल और केवल ट्रेड व्यापार वाले मामले देखेंगे। तो ये चीज़ था कि वाणिज्यिक मामले तथा राजनीतिक मामले दोनों अलग अलग हो गए। अब हमारे पास क्या हुआ कि दो कमेटी हो गई, दो तरीके के सदस्य हो गए। एक हो गया हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दो हो गए और दोनों अलग अलग व्यवस्था देखते थे, एक व्यापार देखता था तो दूसरा सैन्य और नागरिक मामले देखते थे। तो इस वजह से यहाँ पर दो लोगों का, अर्थात दो कमेटी का शासन व्यवस्था स्टार्ट हो गया। तो इस शासन व्यवस्था को हम लोग द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं, अर्थात दो का शासन, द्वैत शासन व्यवस्था, दो का शासन। तो ये दो में कौन थे? तो एक हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। ठीक है, तो पिट्स एक्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और पिट्स एक्ट में एक जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि पिट्स एक्ट के विरोध में, पिट्स एक्ट का विरोध दर्ज करने के लिए आपको वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफ़ा दिया था। तो टोटल जो है 2 गवर्नर आपको इस्तीफ़ा दिए किसी एक्ट के विरोध में, जिसमें से कि एक आपका वारेन हेस्टिंग्स था और ये पिट्स एक्ट 1784 के विरोध में अपना इस्तीफ़ा दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं कि कौन से निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने या किस गवर्नर जनरल ने आपको किसी एक्ट के विरुद्ध में इस्तीफ़ा दिया। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सा एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया। जैसे कि पिट्स एक्ट जो है ये हमारा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया।
ठीक है। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया पिट्स एक्ट, और इस एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफ़ा दिया। और ये इस एक्ट जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता था, क्योंकि दो बोर्ड हो गए, तो यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस जो पहले के गवर्नर कर रहे थे वो अब करना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उस पर करप्शन के चार्जेज वगैरह लगा करके और केस कर दिए गए। तो बस हमें ये याद रखना है कि इसने इस्तीफ़ा दिया था। और दूसरा जो इस्तीफ़ा दिया था वो हमारा लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जिसने कि बंगाल विभाजन किया था। उस वायसराय ने, लॉर्ड कर्जन ने आपको इस्तीफ़ा दिया था, और ये भी एक एक्ट के विरोध में इस्तीफ़ा दिया था। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री वाले सेगमेंट में, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट 1793 पे, फिर आपका 1813। ये दो चार्टर एक्ट पास हुए थे, चार्टर एक्ट 1793, 1813। ये दोनों पॉइंट्स आपको पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर आपको ट्रेड से रिलेटेड था, और ये जो है आपको 1793 में आपको कॉर्नवालिश था। तो ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेगमेंट में। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम अब देखते हैं। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि अभी तक जिस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जा रहा था, उस पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो ये फर्स्ट चेंज किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो ये हमारा पहला चेंज हुआ था, और इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, साथ साथ अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी हुआ। क्योंकि ये इसके टाइम में आया था तो ये अंतिम हो गया, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तो ये पहला भी हो गया, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, समय था 1833। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वही है जो कि जिसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में आपको 1829 का सती प्रथा रोक लगाई गई थी। तो वहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं 1829 और 4 साल आगे तो सेम है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर समाप्त लिखा हूँ, ठीक है। इससे पहले जो 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसको कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ, मैं हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करूँगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में आपको ट्रेडिंग राइट्स जो थे, मोनोपोली जो था, जो इनका एक अधिकार था, उसको समाप्त करने की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर समाप्त करने की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, और कब समाप्त कर दिया गया तो ये आपका 1833। तो वहाँ पर आपको शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में क्या क्या बैन किया गया कि आपको चाय और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को कंटिन्यू रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1813 में। लेकिन यहाँ पर 1833 में जो चाय का व्यापार था तथा चीन के साथ जो व्यापार था, इसको भी खत्म कर दिया गया। इसको अर्थात एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर जनरल जो थे उनको अधीनस्थ बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था ये, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा तो अधीनस्थ बनाना ही है। तो ये बम्बई तथा मद्रास, ये दोनों गवर्नर आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन आ गए। और इसके साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट की जो रेंज थी, सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया था, वो भी बढ़ा करके बम्बई तथा मद्रास को कर दिया गया, तथा जो वहाँ के हाई कोर्ट्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ला दिया गया। उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट जो कि कोलकाता में था, उसके अधीन ला दिया गया बम्बई तथा मद्रास के हाई कोर्ट्स को। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक विधि आयोग बना था।
तो विधि आयोग की स्थापना आपको 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत हुई थी और ये बना था आपको लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उसके अध्यक्ष आपको लॉर्ड मैकाले थे। और नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस समय 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा आपको पहली बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को ओपन करने का अटेम्प्ट किया गया है। याद रखिएगा, मैं अटेम्प्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, अर्थात पहली बार सबके लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा को सबके लिए खोलने का प्रयास किया गया है। खोला नहीं गया बट प्रयास हुआ है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, आपके स्टेटमेंट वगैरह जब आते हैं एग्ज़ाम्स में कूट वगैरह बना करके, तो वहाँ पर ये शब्दों पर ध्यान रखिएगा। अगर रहेगा कि प्रयास कब किया गया या फिर कब अटेम्प्ट किया गया, तो आपको 1833, और ओपन कब किया गया अर्थात खुल कब गया, सबके लिए कब खोला गया, तो वो हो जाता है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है ओपन करने का कि सिविल सर्विसेज सबके लिए, इंडियंस के लिए भी खोला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो नियंत्रक बोर्ड था, वो अपोज किए और वो इसके विरोध में थे कि ये नहीं खोला जाए। क्यों इसके विरोध में थे? तो वो क्या करते थे कि अपने ही लोगों को, अपने नज़दीकी लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को कंपनी में नियुक्त करते थे। तो बोर्ड, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो कंपनी के निदेशक बोर्ड थे, तो ये लोग अपने ही लोगों को अधीनस्थ अपने नियुक्त करते थे कंपनी के देखरेख के लिए, या फिर जो भी गवर्निंग बॉडी थी उनमें वो अपने लोगों को नियुक्त करते थे। इससे उनको बेनिफिट क्या मिलता था? तो अपने लोग होंगे तो उनके जो सैलरी वगैरह होगी वो अपने ही लोगों के बीच आएगी। और अगर ओपन कर दिया जाता, अर्थात कंपटीशन ला दिया जाता सबके लिए, तो फिर क्या होगा कि अब आप अगर एलिजिबल हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी आप उस पोस्ट को गेन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आपका भाई भतीजावाद चलेगा नहीं कि ये मेरा जानने पहचानने वाला है तो इसको हम ये कर दें या उसको वो कर दें। तो इस वजह से जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया, और अपोज ऐसा किया कि इसे पारित नहीं होने दिया। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अटेम्प्ट लिखा हूँ, प्रयास कहा हूँ। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट पर, चार्टर एक्ट 1853 पर। अर्थात चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है, इसको अब हम देखते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत एक 6 सदस्यीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। अर्थात ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें 6 सदस्य थे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नाम से ही क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है विधान परिषद, जस्ट आज के जैसे विधान परिषद जो है वैसे ही, मतलब कि कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी विधायिका। इसको प्रेजेंट टाइम में एज ए मिनी पार्लियामेंट आप कर सकते हैं। तो ये कानून बनाने के लिए था। जो सेम फंक्शन आपका पार्लियामेंट का है वही फंक्शन आपका इस विधान परिषद का था, 6 सदस्यीय विधान परिषद का। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ट्विस्ट किया जा सकता है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव बॉडी, इन दोनों को अलग किया गया। तो ये आपको याद रखना होगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों में स्ट्रिक्ट डिफरेंस देखने को मिला है। इससे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की जो कमेटी होती थी, जो 4 सदस्यीय कमेटी थी, वही आपको एग्जीक्यूट भी करती थी तथा वही आपको लेजिस्लेट भी करती थी, अर्थात कानून भी वही बनाती थी और उस लागू भी वही करती थी। अब यहाँ पर आपको विधायिका बना दिया गया, अर्थात कानून के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया और लागू करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ से विधायिका और कार्यपालिका दोनों में डिफरेंस दिया गया। अब सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, अर्थात सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए कंपटीशन जो होता था वो अब ओपन कर दिया गया। अर्थात ओपन कंपटीशन होगा, सब कोई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स होते थे, ये जो कंपटीशन होता था, ये इस टाइम केवल और केवल इंग्लैंड में होता था। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1858, जो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 के विद्रोह के बाद,
जो चार्टर एक्ट आया उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, तो इस वजह से उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसीडर करेंगे। आपको अगर यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के चार्टर एक्ट वगैरह देखेंगे। थैंक यू।